नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां चल रही। वहीं ग्राम पंचायत स्तर पर देखा जाए तो प्रत्याशियों की तरफ से भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, यानी कि प्रत्याशियों ने वोट मांगना शुरू कर दिया। प्रत्याशियों की तरफ से फुल तैयारी शुरू हो चुकी है, यानी कि पंचायत चुनाव को लेकर सभी तरफ तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो ऐसे में आप अगर प्रधानी का चुनाव आप लड़ना चाहते हो या बीडीसी या जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हो तो कौन कौन सी आपको गलतियां नहीं करनी, यानी कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर वो योग्यता प्रत्याशी के अंदर नहीं है तो वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएगा। आज की वीडियो के माध्यम से यही कुछ जानकारी आपको अवगत कराने वाले हैं कि प्रत्याशी के अंदर कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, तभी वह प्रत्याशी प्रधानी का चुनाव, बीडीसी या जिला पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी पंचायत चुनाव से रिलेटेड जानकारी हम आपको लगातार उपलब्ध कराते रहते हैं। दोस्तों, क्या योग्यता होनी चाहिए प्रधानी, बीडीसी, जिला पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान से देखिएगा, हजारों लाखों पर्चे खारिज हो जाते हैं इन्हीं गलतियों के कारण। तो कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए? अगर वो गलती आपके अंदर है तो आपको नामांकन ही नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका पर्चा खारिज कर दिया जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। तो नंबर 1, यहाँ पर प्रत्याशी की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। चाहे वो बीडीसी या प्रधानी या जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हो, उसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उम्र की गणना नामांकन जांच वाले दिन की जाएगी। नामांकन जांच वाले दिन आपकी उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। बेशक 1 या 2 दिन अधिक हो, लेकिन 21 वर्ष से आपकी उम्र अधिक होनी चाहिए। ये एक नियम है, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग का एक नियम है। चाहे आप बीडीसी चुनाव लड़ रहे हैं या प्रधानी का चुनाव या जिला पंचायत चुनाव, उम्र वेरीफाई करने के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अपने स्कूल की मार्कशीट भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम प्रत्याशी की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तभी आप नामांकन कर पाएंगे, अन्यथा नामांकन आपका खारिज कर दिया जाएगा। प्रत्याशी किसी सरकारी या अर्ध सरकारी, यानी कि प्रत्याशी पहले से ही किसी सरकारी या अर्ध सरकारी पद पर तैनात ना हो। अगर आप किसी सरकारी पद पर तैनात है या अर्ध सरकारी पद पर तैनात हैं तो आपका पर्चा खारिज कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बता दें, यहाँ पर 2021 के चुनाव में यहाँ पर सरकारी पद पर ना तैनात हो ऐसा शब्द प्रयोग किया गया था, लेकिन 2026 में अब की बार अर्ध सरकारी शब्द को भी जोड़ दिया गया है कि अर्ध सरकारी पद पर ना तैनात हो, यानी कि सरकारी पद पर या अर्ध सरकारी पद पर भी ना तैनात हो। अर्ध सरकारी पद पर का मतलब ये होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दें, जैसे कि शिक्षा मित्र जिन्हें मंथली तनख्वाह तो नहीं दी जाती लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें मानदेय दिया जाता है, तो ये अर्ध सरकारी, इस पद पर भी अगर आप तैनात हैं तब भी आप नामांकन नहीं कर पाएंगे। अगर आप नामांकन करते हैं तो आपका पर्चा खारिज कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, अर्ध सरकारी पद में रसोइया, जो स्कूल में रसोइया होती है वो भी अर्ध सरकारी पद पर ही होते हैं। इसके अलावा आशा, एनम, अगर ऐसा भी कोई पद आपके पास पहले से है तब भी आपका नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा। प्रत्याशी किसी अदालत द्वारा या किसी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार पागल, दिवालिया घोषित ना किया गया हो। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, प्रत्याशी किसी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार या किसी अदालत द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो। अगर किसी रिपोर्ट के अनुसार, यानी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार किसी डॉक्टर द्वारा पागल या दिवालिया घोषित किया गया है या उसकी मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि ये पागल है, तब भी आपका नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा। या किसी अदालत द्वारा पागल, दिवालिया कोई व्यक्ति घोषित किया गया है तो वो भी नामांकन नहीं कर पाएगा। अगर नामांकन करता है तो उसका पर्चा खारिज कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, प्रत्याशी किसी अदालत द्वारा दोषी करार मुजरिम ना घोषित किया गया हो। अगर कोई प्रत्याशी किसी अदालत द्वारा दोषी करार मुजरिम घोषित किया गया या दोषी करार मुजरिम है, जैसे कि कोई सजायाफ्ता मुजरिम है और किसी अदालत द्वारा वह दोषी करार मुजरिम घोषित कर दिया गया है, वो सजा काट रहा है, किसी पैरोल पर जेल से बाहर आया है, तो ऐसी अवस्था में वह नामांकन नहीं कर पाएगा। अगर नामांकन करता है तो उसका पर्चा निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और शामिल की गई, अगर कोई व्यक्ति किसी अदालत द्वारा दोषी करार मुजरिम नहीं है और उसका मुकदमा किसी अदालत में विचाराधीन है
तो वह चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए उसे पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा, यानी कि अपना चरित्र प्रमाण पत्र नामांकन के दौरान देना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों आप अपने संबंधित पुलिस स्टेशन में जाकर बनवा सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, केस नहीं है, तो आपका चरित्र प्रमाण पत्र आसान तरीके से बन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बताया गया प्रत्याशी किसी बैंक द्वारा या सहकारी समिति द्वारा डिफॉल्ट ना घोषित किया गया हो। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, अगर आप किसी बैंक द्वारा या सहकारी समिति द्वारा आपके द्वारा लोन लिया गया और समय पर लोन ना चुकाने पर अगर उस बैंक द्वारा या सहकारी समिति द्वारा आपको डिफॉल्ट घोषित कर दिया गया, यानी कि आपका बैंक खाता एनपीए घोषित कर दिया गया है, तो ऐसी अवस्था में आपका नामांकन खारिज कर दिया जाएगा। इसीलिए अब की बार 2026 के पंचायत चुनाव में नो ड्यूज मांगा जाएगा, यानी कि नामांकन के दौरान आप अपनी बैंक यानी अपनी शाखा से नो ड्यूज लेना पड़ेगा, यानी कि नो ड्यूज नामांकन के दौरान आपको देना होगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात और शामिल की गई है, अब की बार प्रत्याशी पूर्व निर्वाचन के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण देना होगा। जैसे कि पिछले चुनाव में 2021 के चुनाव में या 2015 या 2010 के चुनाव में आपके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आपके ऊपर जो भी कार्रवाई अगर की गई है तो उसका विवरण आपको नामांकन के दौरान देना होगा। अगर आप प्रधानी या बीडीसी का चुनाव लड़ना चाहते हो या जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हो, अगर पूर्व चुनाव में आपके ऊपर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कोई कार्यवाही की गई है, तो ऐसी अवस्था में आपको राज्य निर्वाचन आयुक्त को एक माफ़ी पत्र लिखना होगा। अगर राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा आपको माफ़ कर दिया जाता है तभी आप नामांकन कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, प्रत्याशी चाहे प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता हो, चाहे बीडीसी या जिला पंचायत का चुनाव, प्रत्याशी को एक प्रस्तावक बनाना होता है और उस प्रस्तावक पर भी यही सब कानून लागू होते हैं। ऐसा नहीं कि प्रत्याशी के ऊपर ये सब कानून लागू होते हैं, जो भी आप प्रस्तावक बनाएंगे उसको भी इन नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों बताया गया प्रत्याशी और प्रस्तावक का दोनों का वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य है। प्रत्याशी विदेशी नागरिक नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों एक बात यहाँ पर आती है, प्रत्याशी यानी प्रधानी चुनाव, बीडीसी, जिला पंचायत चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर एक नई चीज़ शामिल की गई है। जैसे कि पिछले 2021 के चुनाव में प्रत्याशी को अपना संपत्ति विवरण देना होता था, चल अचल संपत्ति का विवरण देना होता था, लेकिन अब की बार 2026 के पंचायत चुनाव में प्रत्याशी को संपत्ति का विवरण नहीं देना होगा, यानी कि चल अचल संपत्ति के डॉक्यूमेंट नहीं देने होंगे। यहाँ पर आपको फार्म रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। फार्म रजिस्ट्री जैसे पीएम किसान सम्मान निधि का जो प्रत्याशी लाभ ले रहे हैं, 2000 की किस्त जिन्हें मिल रही, उस दौरान जो भी फार्म रजिस्ट्री करवाई गई थी उस फार्म रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से ही वेरीफाई कर पाएंगे कि आपके पास कितनी अचल संपत्ति है, कितनी चल संपत्ति है। तो दोस्तों अब की बार चल अचल संपत्ति के बजाय यहाँ पर फार्म रजिस्ट्री नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे मांगा जाएगा। तो यही कुछ नियम अब की बार लागू किए जाएंगे पंचायत चुनाव में। दोस्तों आपको बता दें, हजारों लाखों पर्चे खारिज हो जाते हैं इन्हीं गलतियों के कारण। दोस्तों आपको बता दें, वोटों के साथ साथ ये भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अगर ये तैयारी आप मुकम्मल नहीं कर पाते तो आपका पर्चा निरस्त हो जाएगा। हजारों लाखों पर्चे चुनाव के दौरान खारिज कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों यही थी जानकारी। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे ही कोई लेटेस्ट जानकारी पंचायत चुनाव के बारे में मिलती है हम आप लोगों के साथ वीडियो अवश्य साझा करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।